सोल्जर थॉन को दिल्ली से मिली हरी झंडी। धौला कुआं से शुरू हुई सैनिकों के सम्मान की दौड़। एडमिरल त्रिपाठी और जनरल वीके सिंह ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। कहा, वे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संशोधन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इस बार भाजपा का 2027 के चुनावों में सफाया होने जा रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और फैसला मुसलमानों के पक्ष में होगा। ओवैसी का बीजेपी पर हमला, बताया ट्यूबलाइट कोर्ट को धमका रही है बीजेपी। एआईएमआईएम सांसद बोले, 142 अम्बेडकर की देन है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में शनिवार को हुए दर्दनाक इमारत हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हादसा शक्ति विहार की एक 20 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत के ढहने से हुआ, जिसमें इमारत मालिक तहसीन और उनके परिवार के 6 सदस्य भी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत में 22 लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीमों को मौके पर भेजा गया और सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हादसे पर शोक जताया और जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दें दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, देखिए, जिस तरीके से कल 20 साल पुरानी इमारत ढहने का मामला सामने आया था, अभी फिलहाल तो इस पूरे मामले पर अपडेट बताइएगा और साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी शोक यहाँ पर व्यक्त की है और राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। और रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई करेंगे दोषियों पर। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहते हैं दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ उसको लेकर, यहाँ पर जिस तरीके से 4 मंजिली इमारत जो है वो गिरती है और उसके बाद जो है उसके अंदर लगभग 22 लोगों के दबे होने की जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस को मिल पाती है। मगर यहाँ पर बात करें, जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं हालात देखकर वो तुरंत फायर विभाग को जानकारी देते हैं और फायर विभाग आकर वहां से कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है, जिसके माध्यम से लगभग 22 लोगों को निकाला जाता है। मगर यहाँ पर बात करें, अब जिस तरीके से पहले 14 लोगों को निकाला गया था, उनमें से भी 4 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जितनी तरीके से जानकारी मिल पाई कि अब 11 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है इस हादसे में। मगर यहाँ पर बात करें दयालपुर की, तो दयालपुर के अंदर जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसको लेकर अब प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी अब शोक जो है वो जाहिर किया गया है और यहाँ तक कि राहत कोष से जो घायल लोग हैं उनके लिए भी 50-50 हजार रुपए की धन राशि जो है वो उपलब्ध कराने की बात की गई है। दूसरा, यहाँ पर बात करें जो मरने वालों की संख्या है उसको लेकर भी अब प्रधानमंत्री की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो देने की बात की गई है। मगर यहाँ पर बात करें इस हादसे की, तो यानी कि दयालपुर के अंदर जो 4 मंजिली इमारत गिरी उसको लेकर अब जांच के भी आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी हादसे के अंदर दोषी होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मगर यहाँ पर एक चौंकाने वाली जानकारी जो है वो भी मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जब 11 लोगों की मौत हुई है तो उसके अंदर उस मकान मालिक के परिवार के लोग भी इसमें शामिल थे। तो मगर यहाँ पर बात करें इस घटना की, तो इस दयालपुर की जो घटना हुई है ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। और दूसरा, यहाँ पर इस घटना के बाद अब जांच के आदेश के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा किस तरीके के या कैसे कारणों की वजह से ये इमारत जो थी वो गिरी थी। मगर अब जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि जो
सीवर लाइन है उसका गंदा पानी जो है वो बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से जो कहते हैं इस बिल्डिंग की जो कहते हैं नींव है वो कमजोर होती हुई नजर आई। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इमारत जो है वो गिरी थी। मगर अब इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए कल कहते हैं रेखा गुप्ता के द्वारा भी आदेश दिए गए थे और आदेश के बाद अब जांच के अंदर तमाम अधिकारी जो है वो अब जांच में जुटे हुए हैं कि वाकई में ही किस तरीके की लापरवाही है। मगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि जो सीवर लाइन का पानी है वो सड़कों पर बहता रहता है, जिसकी वजह से जो कहते हैं इमारत की जो बीम है वो कमजोर हुई, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। जी, स्थानीय लोगों का क्या कहना था राजीव, वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिस वक्त इमारत डही, क्योंकि आप जैसा जानकारी दे रहे हैं कि गंदा जो पानी सीवर से निकल रहा था उससे जो इमारत की नींव है वो कमजोर हो गई थी, इस वजह से इमारत ढह गई। तो प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, कौन इसमें लोग थे जिनकी लापरवाही सामने आई है? देखिए यहाँ पर बात करें दयालपुर की, तो दयालपुर के अंदर जिस तरीके से 50 गज के अंदर एक बनी हुई 4 मंजिले इमारत जो थी वो गिरी थी और अचानक से ये गिरी थी, क्योंकि इस इमारत के अंदर कैसे लोग जो थे वो आराम सो रहे थे और रात का समय था, लगभग कह सकते हैं 2:40 का समय था। तब उसकी जब इस तरीके का हादसा होता है तो उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं सरकार जो अधिकारी हैं वो जागते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों का बिल्कुल कहना है कि सीवर लाइन जो है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है वो गलियों में और सड़कों पर बहता रहता है, जिसकी वजह से जो इमारत है उसकी जो बीम है वो कमजोर हुई और इसकी वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। दूसरा यहाँ पर बात करें, अब जांच के आदेश दिए जा रहे हैं कि वाकई में ही इसमें सच्चाई कितनी है। दूसरा यहाँ पर बात करें, अगर वाकई में ही सीवर लाइन का गंदा पानी जो है सड़कों पर बहता रहता है और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं और इमारतों को भी कहीं ना कहीं उनकी भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए कि आप अधिकारी ही स्पष्ट कर पाएंगे वाकई में ही किस तरीके की जांच हो पाती है। दूसरा यहाँ पर बात करें सीवर लाइन की, तो सीवर लाइन वाकई में ही कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर यही स्थिति देखने को मिलती है कि सीवर लाइन का गंदा पानी जो है वो बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से मकानों की और दीवारों की जो कहते हैं इमारतों की जो बीम है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर बात करें सफाई कर्मचारियों की या फिर सीवर लाइन को सफा करने की, उसको लेकर भी अब सरकार को कदम उठाने होंगे। मगर यहाँ पर बात करें, अगर सीवर लाइनों की बात करें तो सीवर लाइनों की तरफ से जो गंदा पानी बाहर निकलता है उसको लेकर अब अधिकारियों को अधिकारियों के ऊपर सख्ती बरतनी होगी ताकि परेशानियां जो है वो इस तरीके की ना देखने को मिले, क्योंकि जब अब मानसून भी आने वाला है तो मानसून की तरफ से भी कहीं ना कहीं कहते हैं बारिश सड़कों पर पानी भरेगा तो उसकी वजह से भी दिक्कतें बनेंगी। मगर अब प्रधानमंत्री की तरफ से जो राहत सामग्री राहत राशि देने की भी बात की गई है कि मरने वालों को 2-2 लाख रुपए का दिया कैसे मुआवजा दिया जाएगा उनके परिजनों को, और दूसरा जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मगर रेखा गुप्ता की तरफ से भी जांच के आदेश दिए गए। मगर यहाँ पर इस हादसे को लेकर अब तमाम जो अधिकारी हैं वो दयालपुर के इस हादसे की जगह पर जाकर मुआयना कर रहे हैं, जांच का विषय बना हुआ है। मगर जांच में ही अब स्पष्ट हो पाएगा वाकई में सच्चाई कितनी है। और स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों की तरफ से बार बार सीवर लाइन की जो ब्लॉकिंग है उसको लेकर कहीं ना कहीं बात जो है वो सामने आती नजर आ रही है। जी, स्थानीय लोगों की सरकार से अब क्या मांग है, क्या कह रहे हैं वो कि आगे इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, कंस्ट्रक्शन का पूरा खास ख्याल रखा जाए? देखिए यहाँ पर बात करें कि सरकार की और अधिकारियों की, यहाँ पर बात करें दयालपुर के अंदर जिस तरीके से हादसा देखने को मिला उसको लेकर प्रधानमंत्री तक ये जानकारी जो है वो पहुंची और उन्होंने खुद इसको लेकर अफसोस जाहिर किया गया। मगर अब जिस तरीके से जांच के आदेश की बात की जा रही है, स्थानीय लोग जो है वाकई में ही परेशान है। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो सीवर लाइन का गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं मकानों के अंदर इमारतों के अंदर लग रहा है, यानी कि एक जब इमारत के अंदर या फिर एक मकान की जो बीम इस तरीके से कमजोर हो सकती है तो वाकई में ही कहीं ना कहीं जो आसपास के और मकान है उनकी भी इमारतें या फिर क्या है जो कहते हैं जो दीवारें हैं वो कमजोर हो चुकी होंगी, तो शायद उनके लिए भी कहीं ना कहीं आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जब 4 मंजिला इमारत में मकान की, तो यहाँ पर जो ये ज्यादा पुराना नहीं बताया जा रहा, सिर्फ 10 साल पुराना बताया जा रहा है। अगर 10 साल के अंदर इस तरीके के हादसे होते हैं तो फिर बाकी मकानों के लिए भी, बाकी इमारतों के लिए भी कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ। मगर अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी स्पष्ट जानकारी जो है वो नहीं दी गई है और इसको लेकर जिस तरीके से रेखा गुप्ता के अब जांच के आदेश दे रही है तो जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा वाकई में ही क्या कारण था जिसकी वजह से 10 साल पुरानी जो इमारत है वो गिरी है। जी, घायलों को जो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उनकी क्या स्थिति सामने निकल के आ रही है अभी राजीव?
पर बात करें दयालपुर की, तो दयालपुर के जब जो है ये हादसा हुआ था, तब कहीं ना कहीं फायर विभाग और दिल्ली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी, फायर एम्बुलेंस पहुंची थी, मगर उनको जी पास के ही जीटीबी अस्पताल की बात करें तो वहां पर ले जाया गया था, जहां पर धीरे धीरे करके उनका इलाज भी किया जा रहा था। मगर यहाँ पर जब 11 लोगों की मौत हुई तो यह हादसा बहुत बड़ा होता हुआ नजर आया। मगर अभी भी जो बाकी के लोग हैं वो इस अस्पताल के अंदर इलाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके लिए भी तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। मगर अब देखना होगा, जिस तरीके से 22 लोगों की जानकारी मिली थी कि इस मकान के अंदर है, कुछ किराएदार बताए गए थे, कुछ मकान मालिक के जो परिजन थे वो बताए गए थे, और जो खुद मकान मालिक थे वो भी इसी मकान के अंदर थे, तो उनके वो भी इसमें कैसे शामिल थे। तो साफ जाहिर है अब जिस तरीके का यह हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हुई है और बाकी के जो 11 लोग हैं वो अभी इलाज के लिए अस्पताल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुआवजे की घोषणा की गई है। मगर इलाज किस तरीके से हो पाएगा, और दूसरा इस हादसे के बाद क्या सरकार की तरफ से और मकानों के लिए या फिर और जो आसपास के मकान है जहां पर इस तरीके की घटना हो सकती है, क्योंकि जब सीवर लाइन का गंदा पानी बताया जा रहा है कि मकानों में लगता है, तब कहीं ना कहीं हादसे की कैसे उम्मीद जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखना होगा इस जांच के अंदर ही कि वाकई में ही कि इस तरीके की लापरवाही जो है वो क्यों की गई है, सीवर लाइन ब्लॉकेज क्यों थे, और इसके की तमाम कोशिशें जो है वो अब जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर अब देखना होगा जिस तरीके से रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता सीवर लाइनों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के अंदर मुआयना जो है वो करती नजर आ रही है, और तमाम सीवर लाइनों को साफ करने की बात जो है वो भी की जा रही है। जी, दिल्ली में सीवर की अब किस तरीके से मरम्मत होगी, पूरे दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ खास जिस तरीके से ऐसी घटना हुई है इमारत ढहने की जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि सीवर का पानी लगातार वहां से निकल रहा था, तो अब सरकार क्या कुछ एक्शन प्लान धरातल पर उतारेगी ताकि दिल्ली में जो ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया जाए? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीवर लाइन ब्लॉकेज थी, तो वाकई में ही दिल्ली के अंदर तमाम जगहों की बात करें, सीवर लाइन ब्लॉकेज जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है वो बाहर मकानों के अंदर देखने को मिलता है, बाहर सड़कों पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस तरीके की परेशानियां जो है वो बनती है। दूसरा यहाँ पर बात करें, सीवर लाइन जब ब्लॉकेज होते हैं तब कहीं ना कहीं बारिश का पानी या फिर क्या है सड़कों पर जो पानी होता है वो सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कें भी खराब होती हैं, गलियां भी खराब होती हैं। मगर अब नई सरकार की बात करें तो नई सरकार जो है वो अब इन सीवर लाइनों को साफ करने की बात कर रही है। यहाँ तक कि जो सीवर लाइनों के द्वारा जो गंदा पानी या फिर गंदगी जो है वो यमुना में जाती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सफाई करने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के तमाम नालों को या फिर तमाम सीवर लाइनों को किस तरीके से साफ किया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। अगर सीवर लाइन साफ नहीं हो पाती है तो इस तरीके के हादसे जो है वो फ्यूचर में और भी हो सकते हैं। मगर अब रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो वाकई में सीवर लाइनों को सफा करने के लिए किस तरीके का प्रयास कर रही है और अधिकारी उनके साथ कितना सहयोग कर पाते हैं, ये जरूर देखना होगा। जी, पहले क्या इसकी शिकायत नहीं की थी राजीव किसी ने, जब सीवर से गंदा पानी निकल रहा था और बिल्डिंग की जो नींव है वो कमजोर हो रही थी, तो क्या वहां पे स्थानीय लोगों ने शिकायत नहीं की आला अधिकारियों से, प्रशासन के कि इसको समय रहते मरम्मत करवा दिया जाए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है? देखिए यहाँ पर बात करें कैसे दयालपुर की, तो दयालपुर के अंदर जिस तरीके से सीवरों का पानी बाहर निकलता रहता है, स्थानीय लोगों की तरफ से भी जानकारी दी गई मीडिया को कि उनकी तरफ से पहले भी इसकी शिकायतें जो है वो निगम के अंदर दी जाती है, तमाम कोशिशें की जाती है ताकि सीवर लाइन जो है वो साफ रहे। मगर यहाँ पर बात करें सीवर लाइन का जब गंदा पानी बाहर आता है तब कहीं ना कहीं परेशानियां बनती हैं, और इस गंदे पानी से बीमारियों का खतरा भी बनता है, और आसपास के जो मकान है उनकी भी बीम कमजोर होती है। और पहला ही उदाहरण जो है जिस तरीके से अब दयालपुर के अंदर देखने को मिला है, तो उससे साफ जाहिर है सीवरों का पानी जो है जिस तरीके से बाहर आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं और इमारतों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कैसे क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, तो उनको लेकर भी अब जांच के विषय बना हुआ है। दूसरा, जब सीवर का गंदा पानी जो बाहर आता है तो उससे बीमारियां भी बनती हैं, तो उसको लेकर अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। और दिल्ली के तमाम सीवर लाइनों की बात करें, चाहे वो दयालपुर की हो, सीलमपुर की हो या फिर कहीं और इलाकों की हो, तमाम जगहों पर इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। लगातार कहीं ना कहीं सीवर लाइन जो है ब्लॉकेज है, इसकी वजह से शिकायतें जो है बहुत जाती है। मगर यहाँ पर शिकायतों का निवारण करने की जगह पर कहीं ना कहीं सिर्फ काना पूर्ति की जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और सीवर लाइन का जब सफाई करने की बात की जाती है तो कुछ समय के लिए जरूर सफाई की जाती है, मगर उसके कुछ दिनों के बाद में फिर सीवर लाइन का पानी जो है वो बाहर सड़कों पर निकलता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान होती नजर आती है। जी, तो कब तक जो लापरवाह लोग इसमें शामिल होंगे उन पे कार्रवाई हो जाएगी? पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है? कोई एक ऐसा नाम जो सामने निकल के आया है?
देखिए, यहाँ पर बात करें दयालपुर की, तो जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है कि सीवर लाइन के पानी की वजह से ही ये हादसा हुआ है, तो इसको लेकर जाँच का विषय भी बना हुआ है। मगर ये जाँच कब तक हो पाएगी, इसकी रिपोर्ट कब तक रेखा गुप्ता तक पहुँचाई जाएगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की तरफ से जिस तरीके का आदेश दिया गया है अधिकारियों को, तो उसमें ही अब अधिकारी जो है वो अपनी जाँच के आधार पर ही स्पष्ट कर पाएँगे कि वाक़ई में जो सीवर लाइन की जो समस्या का कारण बताया जा रहा है कि यही कारण है या फिर कोई और कारण है इमारत गिरने का। मगर यहाँ पर सीवर लाइन की बात करें तो अगर सीवर लाइन के पानी की वजह से ही अगर ये इमारत गिरी है, तो फिर आसपास की जो इमारतें हैं, आसपास के जो मकान हैं, उनको भी कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए भी कहीं न कहीं अब सरकार को कुछ और तैयारियां जो है वो करनी होंगी। जी। बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इमारत हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, जहां वे आगामी 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। साथ ही उनके आगमन को लेकर तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है। सीएम योगी दोपहर 11:50 पर चकेरी एयरपोर्ट पर राजकीय वायुमान से पहुंचेंगे और फिर 12:10 पर हेलीकॉप्टर के जरिए नेवेली पावर प्लांट जाकर 650 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे पनकी पावर प्लांट में 660 मेगावाट उत्पादन की समीक्षा करेंगे। दोपहर 1:45 पर सीएम योगी नयागंज भूमिगत मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल द्वारा रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक यात्रा करेंगे। वे विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे और विश्वविद्यालय के कमेटी हॉल में समीक्षा बैठक करेंगे। दौरे के अंत में वे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, वे आगामी 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। सीएम योगी दोपहर 11:50 पर चकेरी एयरपोर्ट पर राजकीय वायुमान से पहुंचेंगे और फिर 12:10 पर हेलीकॉप्टर के जरिए नवेली पावर प्लांट जाकर 650 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें, वे पनकी पावर प्लांट में 660 मेगावाट उत्पादन की समीक्षा करेंगे। दोपहर 1:45 पर सीएम योगी नयागंज भूमिगत मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल द्वारा रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक यात्रा करेंगे। बता दें कि विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह के बेटे के विवाह समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे और विश्वविद्यालय के कमेटी हॉल में समीक्षा बैठक लेंगे। दौरे के अंत में वे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है, जिसकी समीक्षा करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी खुद कानपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर 11:50 पर चकेरी एयरपोर्ट पर राजकीय वायुयान से पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से संवाददाता सत्यम गोस्वामी का रुख कर लेंगे। सत्यम, क्योंकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए आज मुख्यमंत्री कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या तैयारियां और क्या जानकारी? जी मैम, बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर नगर में दौरा है, जिसके चलते जो इनका दौरा इस वजह से है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है।
जिनकी तैयारियों को लेकर निरीक्षण करने आ रहे हैं सीएम। और वहीं 11:50 में चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, जाएंगे नवेली पावर प्लांट जो 650 मेगावाट का उत्पादन का निरीक्षण करेंगे। उसके निरीक्षण करने के बाद 1:05 में पनकी पावर प्लांट जाएंगे जो 660 मेगावाट का उत्पादन निरीक्षण है। और इसके बाद जाएंगे नयागढ़ जो मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर पहले भी ये निरीक्षण का आए थे, जिसका उद्घाटन भी किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसका निरीक्षण करेंगे। और 2 बजे के लगभग जाएंगे मेट्रो स्टेशन जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। जितने भी जहां जहां प्रधानमंत्री का आगमन है वहां पर ये निरीक्षण करेंगे जाकर। और एक शादी समारोह भी है जिसका जाकर वहां पर मानवेंद्र सिंह विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, तो उनके यहाँ शादी में भी समारोह में पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद विश्वविद्यालय में जाकर बैठक करेंगे, कमेटी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और तैयारियों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर बैठक होगी, जिसके चलते जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं कानपुर, और प्रधानमंत्री पहली बार दूसरी बार आए हैं 2014 से, के बाद अब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी तैयारियों को प्रशासन शासन के साथ ये बैठक करेंगे। उनके साथ कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद रहेंगे? उनके साथ डीजीपी और मुख्य सचिव भी रहेंगे, और जो कमिश्नर हैं, जिलाधिकारी हैं, सीएमओ हैं, और जितने भी जिला के प्रशासन है पूरी मुस्तैद उनके साथ बैठक करेंगे। और कई सांसद विधायक भी रहेंगे। और इस बैठक का अहम बात यह है कि बैठक में वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और उनके आने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना है 2014 में आए थे, जब पहली बार गुजरात के बाद का यूपी में इधर उनको चुनाव लड़ना, उसके बाद अब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कोई ऐसा ना हो, तो कोई समस्या ना हो, तो इस समय बैठक की जा रही है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 24 अप्रैल को सत्यम, तो उसको लेके अब तक क्या तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और ऐसी कौन सी तैयारियां बची हुई है जिसकी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी? देखिए, बता दें, समीक्षा बैठक जिस वजह से की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो जो स्टेज था, जो उनका स्टेज बना हुआ है, वहाँ पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और प्रशासन एकदम मुस्तैद है। उसके चारों तरफ से जो सिक्योरिटी रहेगी वो लगातार बढ़ा दी गई है। हर चीज एकदम में निगरानी रखी जाएगी। और ये बैठक जो है, इसमें देखा जाए तो मुख्य ये है कि प्रधानमंत्री का कानपुर में आना, कानपुर नगर में अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से माहौल चल रहा था कि एक रामनवमी के दिन उसमें बवाल हुआ, तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस और तमाम चीजों को लेकर कहीं विपक्ष के विरोध ना करें, इन सब चीजों को लेकर कड़ी व्यवस्था की जा रही कि बैठक की जाएगी। क्योंकि विपक्ष इस बार भी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनका स्वागत तो करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि आते हैं और जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं किए। 2014 में जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कोई वादे पूरे कानपुर नगर के लिए नहीं किए हैं। तो इन सब चीजों के लेकर कोई प्रदर्शन ना हो, इन सब चीजों के लेकर समीक्षा बैठक की जा रही। ये जो मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, कितने क्षेत्रों को कवर करेगा सत्यम? ये कम से कम ये जो मेगावाट है, शहर के 2 मेगावाट है। तो एक जो पनकी है, तो वो पनकी में जो ग्रामीण क्षेत्र है उधर को मेगावाट जाएगा। कम से कम ना कुछ तो 1-1.5 हजार गाँव को कवर करेगा। और जो ये दूसरा है तो शहर में जो बिजली शहर में जो है उसको कवर करेगा। ये 2 प्लांट ही ऐसे हैं, बड़े प्लांट हैं, और जो अभी तक कम वाट के थे अब बड़े वाट के हो गए हैं। तो इनके जो ये चल रहा था, इसके चलते ज्यादा संख्या में लोगों को ज्यादा आराम मिल सके, इसके चलते ये किया जा रहा है। कितने बजे तक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में रुकेंगे?
योगी आदित्यनाथ 3:50 तक रुकेंगे और उसके 3:50 से हेलीकॉप्टर से लखनऊ प्रस्थान करेंगे। और ये जो समीक्षा बैठक है इसके बाद वो निकलेंगे। समीक्षा बैठक विश्वविद्यालय में है, समीक्षा बैठक करने के बाद निकल जाएंगे। और इसमें खास बात ये है कि सीएम योगी खुद निरीक्षण करने आ रहे हैं। सीएम ने कहा है कि सीएम योगी से कि खुद जाके आप निरीक्षण करिए। कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा है कि सीएम को किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सीएम को ही भेजा गया है, वो स्वयं आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब बस यात्रियों को सफर के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने न्यूनतम बस किराया बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार ने कैबिनेट के इस फैसले को आखिरकार लागू कर दिया। शनिवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। नए प्रावधान के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश में सभी स्टेज कैरेज बस सेवाओं में पहले 4 किलोमीटर के लिए 10 रुपए न्यूनतम किराया लिया जाएगा, जबकि पहले 3 किलोमीटर के लिए 5 रुपए किराया तय था। बता दें कि 5 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था, लेकिन विरोध को देखते हुए इसे तत्काल लागू नहीं किया गया था। अब सरकार के इस कदम से आम यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।
ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, जिस तरीके से अब बस के किराए को बढ़ाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अब विरोध के स्वर और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे, क्योंकि जो आम जनता है जो पहले 5 रुपए देती थी, अब 10 रुपए देना पड़ जाएगा। जो भीमगढ़ क्षेत्र है या ये कहें कि शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे और शिमला की खासतौर पर हम बात करें तो जो परिवहन का साधन है वो एकमात्र निजी और सरकारी बसें हैं, क्योंकि पार्किंग की बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे। तो लोग जो है ज्यादातर सरकारी बसों का यूज करते हैं और प्राइवेट बसों का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी अपने गंतव्य की ओर जाना होता है तो पार्किंग को छोड़ के, यानी जो भी अपने कहीं भी वो कहीं जा रहा है तो वो सरकारी या निजी बस का प्रयोग करता है। तो ऐसे में देखिए, इससे जो अतिरिक्त बोझ है वो मध्यम और जो निर्धन वर्ग है इस पर यहाँ पे पड़ने वाला है। अगर हम शिमला क्षेत्र की बात करें, बहुत छोटी सवारियां होती हैं जो 200-400 मीटर की दूरी पर उनको जाना होता है। तो ऐसे में अगर अब जो है वो बसों का प्रयोग करेंगे तो मिनिमम 10 रुपया जो किराया है वो देना होगा। 5 अप्रैल को इसकी ये जो घोषणा है वो कैबिनेट में की गई थी और पिछले कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि कुछ प्राइवेट बसेस ने पहले से ही 10 रुपए किराया वसूलना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जो है अब उनको जो अधिसूचना है उसके बाद आज से जो है ये सरकारी बसों में भी लागू हो जाएगा, निजी बसों में भी लागू हो जाएगा। और यानी छोटी से छोटी यात्रा के लिए भी अब जो व्यक्ति है उसको 10 रुपए देना होगा। तो ऐसे में विरोध उठना शुरू हो गया है। हालांकि जब कैबिनेट ने इस फैसले को पारित किया था उस वक्त से विरोध जनता कर रही है। जनता कह रही है कि सरकार जो है अपने खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रही है, लेकिन जनता के ऊपर लगातार जो है बोझ डाला जा रहा है। तो ऐसे आप देखिए कि जो इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो शहरी क्षेत्रों में पड़ेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो छोटे छोटे गंतव्य की ओर जाने के लिए बसेस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ पे जो है दूरियां लंबी होती हैं। हालांकि जो आरटीसी है उन्होंने जो लंबी दूरी में है वहाँ के लिए भी जो है कुछ किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को दिया था, लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना है। लेकिन जो न्यूनतम बस किराए की वृद्धि की बात यहाँ की गई थी उसको अब मान लिया गया है। तो ऐसे में देखिए, आने वाले दिनों में सरकार को ये जो बोझ अतिरिक्त जनता के ऊपर पड़ने वाला है उसका भी जो विरोध है वो यहाँ पे जो सहन करना पड़ेगा सरकार को। जी, तो इसके पीछे कारण क्या सामने निकल के आ रहे हैं अचानक किराए में वृद्धि में? कहा जा रहा है कि जो एचआरटीसी है और जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से काफी दबाव ये बनाया जा रहा था कि जो न्यूनतम बस किराया उसमें वृद्धि की जाए, क्योंकि न्यूनतम बस किराया शिमला की बात करें 5 रुपए था। हालांकि बहुत पहले जो है वीरभद्र सरकार में, तत्कालीन वीरभद्र सरकार में इसको 3 रुपए से 5 रुपए किया गया था, तब भी विरोध उठा था। हालांकि पिछली सरकार जो भाजपा सरकार थी उन्होंने 5 से 7 किया, लेकिन विरोध जब बहुत ज्यादा उठने लगा था तो उन्होंने 7 रुपए से घटाकर जो है वापस 5 रुपए कर दिया था। तो ऐसे में कारण देखिए यही है कि दबाव एचआरटीसी का भी था और जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उनका बहुत ज्यादा था। हालांकि एचआरटीसी ये भी चाह रही थी कि लंबी दूरी का जो किराया है उसको भी बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है, लेकिन इससे यही नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में इसे माना नहीं जाएगा। सरकार पहले ही कह रही थी कि जो एचआरटीसी है वो भी घाटे में चल रही है। हालांकि ये सर बिल्कुल जो जनता है उन्होंने नकार दिया है सरकार का कि ये जो न्यूनतम किराया है इससे एक तो एचआरटीसी का घाटा पूरा होगा, दूसरा एक बेतुका सा तर्क मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कि एचआरटीसी या जो प्राइवेट बस ऑपरेटर वो कहते हैं कि कई बार जो है छुट्टे नहीं होते, चेंज नहीं होती सर लोगों के पास, तो सीधा 10 रुपए अगर किराया कर देंगे तो ये सहूलियत भरा रहेगा। हालांकि इससे जो है आम जनता जो है जो रोज बसों में सफर करती है उस पर जो है 1000 से 1500 का अतिरिक्त बोझ जो है हर महीने अब बढ़ने वाला है। जी, आम लोगों का क्या कहना है? देखिए, आम लोग इस विरोध जब कैबिनेट ने फैसला पारित किया था तब से विरोध कर रहे थे। उनको कहना है कि अगर सरकार आर्थिक संसाधन बढ़ाना चाहती है, बोझ कम करना चाहती है हिमाचल का, तो अपने खर्चों में कटौती करें और जो अपने जो लोग हैं उनके खर्चों में कटौती करें, ना कि जनता पे बोझ डालें। जनता इस बात से काफी खफा है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो छोटी छोटी दूरियों के लिए बसों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा उनको लग रहा है कि 5 रुपए की जगह सीधा 10 रुपए देना होगा। एक बार नहीं, दिन में 2-3 बार लोग सफर करते हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा विरोध उठने लगा है। लोग इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार को जनता के ऊपर बोझ डालने के बजाय अन्य साधन जो है आर्थिक संसाधन है उन पर ध्यान देना चाहिए और अपने जो खर्चे
खर्चे हैं जो सरकार बेफिजूल खर्चे करती है और जो जिस तरह से पिछले दिनों भी देखने में आया था, तो उन खर्चों को जो कटौती सरकार को करनी चाहिए, लगाम लगानी चाहिए, लेकिन जनता पे जो है अतिरिक्त बोझ डालने से सरकार को बचना चाहिए। जी, इस फैसले के बाद किस तरीके से अपने खर्चों में कटौती की जाए सरकार की तरफ से, इस पे सरकार क्या आगे विचार कर सकती है? क्योंकि आम जनता पर बोझ डालना ये मेरे ख्याल से सही नहीं है टीना, क्योंकि जिस तरीके से 5 रुपए पहले दिए जा रहे थे, अब 10 रुपए दिए जाने लग जाएंगे, तो कई ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय लोग भी आते हैं, निचले तबके के भी लोग आएंगे वहां पे, तो तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए सरकार ने पहले भी कई बार कोशिश की कि जो सचिवालय लोग आते हैं वो गाड़ी पूरी करके आएं या बसेस का प्रयोग करें या किसी अन्य तरीकों से जो है जो सरकारी संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है उसको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। और आपको ये जानकारी है ही कि पिछले दिनों जो यहाँ पे मुख्य सचिव है प्रबोध सक्सेना, उनकी तरफ से होली की पार्टी दी गई थी और जो 1 लाख से अधिक का बिल है वो सरकार के खाते में भेज दिया गया था, जबकि ये एक प्राइवेट पार्टी थी। तो ऐसे में जो जनता है वो बहुत ज्यादा जो इस बात से नाराज है। उनका कहना है कि जो अपने खर्चे हैं अफसरों को वो खुद उठाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो सैलरीज है वो लाखों में होती है और जो इस तरह के जो फैसले लेते हैं, जो अधिकारी जो फैसले लेते हैं, जो पॉलिसी मेकर इस तरह के फैसले लेते हैं, उनको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने अगर वो फैसलों जो खर्चे हैं उनको कटौती करेंगे और जनता पे बोझ नहीं डालेंगे तो ये काफी अच्छा कदम होगा। लेकिन उल्टा इसके जो है ये कहा जाता है आर्थिक संसाधनों का हवाला देके जो है जनता पे लगातार जो है बोझ डाला जा रहा है, चाहे वो हम टैक्सेस की बात करें, आईएमसी के टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं इस बार, या फिर हम न्यूनतम बस किराए की बात करें। और देखिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो न्यूनतम बस किराया बढ़ाया गया उसके बाद जो एचआरटीसी की लॉन्ग रूट की बसेज है, निजी बसेज है, उनका भी किराया बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के आगे जो है झुक गई है। तो ऐसे में सरकार को अब ये देखना होगा कि अपने किन खर्चों पे वो न्यूनतम लगाम लगा सकती है, क्योंकि जो जनता है वो बहुत शुद्ध है, नाराज है और लगातार जो है सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि हम पर बोझ डालने से अच्छा ये था कि आप अपने खर्चों पर कटौती करते। जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए भी, आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश जाने के लिए भी अब जो किराए में वो वृद्धि कर दी जाएगी सरकार की तरफ से, तब तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी प्रस्ताव जो एचआरटीसी की तरफ से गया था उनमें 2 प्रस्ताव थे। एक न्यूनतम बस किराए की बात की गई थी और दूसरा जो प्रति किलोमीटर की दर अभी 2 रुपए 19 पैसे प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है लॉन्ग रूट की बसेज में। लेकिन उसके बाद जो है उस किराए को बढ़ाने की बात की गई थी, 2 रुपए जो 35 पैसे हैं, 45 पैसे हैं या इसी तरह के प्रस्ताव एचआरटीसी की तरफ से सरकार को भेजा गया था। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से अभी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल जो है न्यूनतम बस किराए में वृद्धि वो कर रहे हैं और जो लॉन्ग रूट की बसेज हैं या लंबी दूरी का जो किराया है उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वो जस्ट एज इट इज चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है ये न्यूनतम बस किराए की बात यहाँ पे की गई है, उससे जो शिमला क्षेत्र के लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे नाराज नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार को तत्काल इस फैसले को जो है वापस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में अब बस यात्रियों को सफर करने के लिए आपको बता दें पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने न्यूनतम बस किराया बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है, जहां बरसात के मौसम में कई जगहों पर आपदा जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में राज्य सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको लेकर एक अहम बैठक हुई है और 24 तारीख को राज्य भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के जरिए आपदा की स्थिति में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस अभ्यास में शामिल होंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तैयारियां कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी काफी रोड ऐसे हैं जहाँ पे जो ऑल वेदर का काम चल रहा था वो कहीं रोडें बन रही हैं, कहीं डामरीकरण हो रहा है, तो इस तरीके इसको लेकर इस तरीके से। और जो सिरों वगैरह की बात है वहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से काम होगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों के साथ में, सभी विभागों के साथ में डिटेल में बैठक की है। डिटेल में निर्देश दिए गए हैं सभी विभागों को और समय सीमा बताई गई है। वो समय सीमा में काम विभाग कर रहे हैं। कहीं इक्का दुक्का अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े ही स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रा शुरू होने के पहले जो भी कार्य हैं यात्रा से संबंधित उसको पूरा कर लिया जाए। वो हम लोग पूरा कर लेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। आज ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से संवाददाता अभिनव नायक का रुख कर लेंगे। अभिनव, आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। क्या कुछ एक्शन प्लान धरातल पर दिखने वाला है प्रैक्टिस के अलावा? बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है धामी सरकार लगातार आपदा को लेकर सचेत है। वहीं अगर बात करें तो तमाम तरह की जो है बैठकें आपदा को लेकर हो रही है। वहीं जो आपदा के सचिव हैं विनोद कुमार सुमन, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है क्योंकि 24 तारीख को एक मॉक ड्रिल भी होनी है और उसमें सभी विभाग जो है आएंगे, सभी विभागों को भी जो है उससे अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ आपदा को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है आपदाएं आती हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो तेज हो जाती हैं और उसी को लेकर जो है विभाग अलर्ट मोड पर है। और 24 जो है अप्रैल को एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है। उसमें जो है सभी विभाग आएंगे और किस तरह से आपदा से निपटा जाए उन सभी चीजों पर जो है विचार मंथन भी किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जो है आपदा जो परिचालन केंद्र है वो लगातार एक्टिव मोड में है, क्योंकि अब यात्रा भी चलनी है 4 धाम की और उसी को लेकर जो है जो विभाग है वो भी कहीं ना कहीं सचेत नजर आ रहा है। और आपदा परिचालन केंद्र से लगातार जो है 4 धाम यात्रा को लेकर अब मॉनिटरिंग भी शुरू की जाएगी। जी फातिमा। मौसम लगातार करवट ले रहा है और उत्तराखंड हम हमेशा देखते हैं कि आपदा संवेदनशील राज्य है और 4 धाम यात्रा भी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में यात्रा के दौरान किस तरीके से मौसम से निपटा जाए, उसको लेके क्या तैयारी है सरकार की? क्योंकि 4 धाम यात्रा में हमेशा देखते हैं कभी भूस्खलन जैसी घटना भी सामने आ जाती है, लगातार पहाड़ टूटने की भी, पत्थर गिरने की भी जितनी भी घटनाएं वो भी सामने आ जाती है। तो उसको लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल, अगर बात करें तो अब जो है आपदा परिचालन केंद्र ने अपनी कमर कस ली है। सभी विभागों के साथ वो तालमेल बैठाकर जो है आगे की कार्य योजना बना रहा है। और अगर बात करें तो जो आपदा के सचिव हैं विनोद कुमार सुमन, वो साफ तौर से जो है तैयारियों का जो है जायजा भी ले रहे हैं और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। सभी विभागों के साथ जो है एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी और जल्द ही आपदा मित्रों को जो है जो 4 धाम यात्रा है वहां पर तैनात कर दिया जाएगा। लगातार जो है रेस्पॉन्स टीम भी आपदा की जो है लगातार निगरानी करेगी और सभी कंट्रोल रूम्स को भी जो है आपदा परिचालन केंद्र से जोड़ा जाएगा। और तमाम तरह की जो सुरक्षा एजेंसियां भी हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हो या फिर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हो, स्थानीय पुलिस हो, उन सभी का जो है समन्वय बनाकर जो आपदा परिचालन केंद्र है वो लगातार कार्य करेगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। और उसी को लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार एक के बाद एक बैठ के सचिवालय के अंदर कर रहे हैं। और खासकर आपदा को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है वो सचेत है और उत्तराखंड में जो स्थिति है वो संवेदनशील भी आपदा को लेकर रहती है। तो उसी को लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं और आपदा के जो सचिव हैं वो लगातार उसकी निगरानी और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी फातिमा। मॉक ड्रिल कौन कौन से राज्य में किया जाएगा अभिनव? सॉरी, कौन कौन से राज्य के जिलों में किया जाएगा? बिल्कुल, अगर बात करें तो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी हैं, इन सभी जिलों में जो है मॉक ड्रिल आयोजित होगी, क्योंकि यहीं से जो है 4 धाम यात्रा का रास्ता भी गुजरता है। ऐसे में मान के चल सकते हैं कि इन सभी जगहों पर आपदा मित्र और रेस्पॉन्स टीम को भी तैनात किया जाएगा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी तैनात किया जाएगा, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यह सभी जो विभाग हैं वो अहम है। और जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा करना भी राज्य सरकार का ध्येय है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कार्य चल रहे हैं तो आपदा परिचालन केंद्र को भी रेस्पॉन्स टीम के साथ जोड़ा जाएगा और लगातार जो है निगरानी को जो देहरादून में आपदा परिचालन केंद्र का हेड है वहां से जो है उसकी निगरानी होगी और तमाम तरह के जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो भी वहां पर लगाए जाएंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हवा पर जो है स्थानीय पुलिस को भी लगाया जाएगा और तमाम तरह की जो रेस्पॉन्स टीम है वो सभी जो है वहां पर निगरानी करेंगे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वहां पर अपने जो ये है जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो भी अपने स्तर से प्रयास करेंगी। जी फातिमा। लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जाएगी सरकार की तरफ से?
बिल्कुल उन लोगों को जो है श्रद्धालुओं को या फिर जो चारधाम यात्रा में जो लोग आएंगे उनको जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम एक चुनौती भी बनता है, उसी को लेकर जो है तमाम तरह की जो है सुरक्षा गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। किसी भी जो है जिस तरह से मौसम अगर खराब होता है तो वहां पर जो है यात्रा करने से यात्रियों को रोका जाएगा, और कहीं पर अगर बादल फटता है या इस तरह की जो भूस्खलन होते हैं तो उस जगह पर भी जो है नो साइन बोर्ड के या फिर आगे जाने की अनुमति श्रद्धालुओं को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे में अगर मौसम कहीं ना कहीं जो रुकावट बनता है तो जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा का ध्येय राज्य सरकार का है और उनको जो है वहीं पर किसी सुरक्षित स्थान पर भी ठहराया जा सकता है। और ऐसे में अगर जो है पहले से ही अलर्ट आता है तो आपदा परिचालन केंद्र जो है श्रद्धालुओं को भी अलर्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, और टुकड़ियों के माध्यम से ही जो है चारधाम यात्रा के जो लोग आएंगे उनको जो है दर्शन करने अंदर मंदिर में जाने दिया जाएगा। जी फातिमा। बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम लगातार करवट लेता है उसको लेके आपदा जैसी स्थिति बन जाती है, ऐसे में राज्य सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां धरातल पर शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली एनसीआर और देश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में लू चल रही है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 1-2 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है, लेकिन आईएमडी ने बारिश की संभावना से इंकार किया है। दिल्ली एनसीआर में 24 अप्रैल तक आसमान साफ रहने की संभावना है। आज दिल्ली एनसीआर और देश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में लू चल रही है, आपको बता दें, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 1 से 2 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय का रुख कर लेंगे। अंबुज, राजधानी दिल्ली में इस वक्त किस तरीके का मौसम है और आने वाले 24 घंटे में बताया जा रहा है कि मौसम साफ रहेगा? जी बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरीके से बात की जाए शुक्रवार की, तो शुक्रवार के दिन जिस तरीके से आंधी और साथ में बारिश का मौसम दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला, उसके बाद से दिल्ली का जो मौसम है सुबह से लेकर सुबह में ठंडक सी रहती है और दोपहर की जब धूप खिलती है तो गर्मी का एहसास होता है। अगर आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी के अनुसार आज रविवार को 20 तारीख के दिन की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर 33 से 37 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बादल छाए रहने के अनुमान आईएमडी की तरफ से लगाए गए हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है इसमें पूरी तरीके से नमी बनी रहेगी और इतना खुश्क नहीं रहेगा। अगर वैसे ही अगर बात की जाए तो राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लू चलने की आशंका आईएमडी के अनुसार बताई गई है। वहीं पर अगर दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 20 तारीख से आने वाले और 4-5 दिन तक आईएमडी के अनुसार जो मौसम रहने वाला है उसमें नमी बनी रहेगी और दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो आने वाले दिनों में अगर हीट वेव का अलर्ट जारी किया जाता है तो फिर सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर क्या तैयारियां अभी राजधानी में? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से नियमित तरीके से वहां पर देखा जा रहा है और ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है कि जो भी अस्पतालों के अंदर मरीज आते हैं उनको बैठने की समुचित व्यवस्था हो, पीने के लिए पानी हो और साथ ही इसके अलावा अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो लू से बचने का उपाय के लेकर के लोगों को जानकारी भी दी जा रही है और बार बार आईएमडी के अनुसार भी ऐसी सलाह दी जा रही है कि जो लोग भी अगर आवश्यक नहीं है तो 12 से 5 के बीच में घर से बाहर ना निकले। अगर ज्यादा आवश्यक है तो अपने साथ में पानी रखें और सर ढकने के लिए कुछ ऐसी चीजों का इंतजाम करके रखें अगर आपका आवश्यक है घर से निकलना, जिससे आपको लू के प्रभाव से बचा जा सके। तो वैसे में अगर वैसी बात की जाए तो 2 से 3 दिन तक आईएमडी के अनुसार दिल्ली का जो मौसम है यहाँ पर लू चलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और जैसे जैसे अप्रैल का महीना
अंत की तरफ जाएगा। तो वैसे में आईएमडी के अनुसार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में लू चलने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान और गुजरात में लू का, जहां पे लू के जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, उसके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जिसमें लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? अंबुज जी बिल्कुल, गुजरात और राजस्थान के अलावा अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी जो मौसम है वहां पर मौसम में अगर नमी देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर भारत के कुछ जो राज्य है वहां पर गर्मी के लू की चेतावनी दी गई है आईएमडी के अनुसार। वहीं अगर बात की जाए इधर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल की, तो वहां पर पहाड़ों पर कहीं पर बर्फबारी भी हुई जम्मू कश्मीर में, और बार बार बारिश होने से और तेज हवाओं चलने से जो मौसम है, मौसम में नमी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली एनसीआर और देश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। आपको बता दें, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में लू चल रही है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 1 से 2 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे के सहारे बिहार में सत्ता और विपक्ष दोनों ही चुनावी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बिहार के हर विभाग में लूट मची हुई है और मौजूदा सरकार राज्य के खजाने को खाली कर रही है, जबकि कर्ज बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ टेंडर का खेल खेला जा रहा है और मोटा कमीशन मंत्रियों के पास पहुंच रहा है। इन पैसों से ही सरकार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी के इन आरोपों के बाद सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए लालू परिवार के तमाम घोटालों का जिक्र कर दिया। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी अपने परिवार पर लगे आरोपों पर क्या सफाई पेश करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष पर, पलटवार और वार का दौर तो लगातार जारी है। आने वाले चुनाव में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कितनी मदद कर सकता है अगर आरजेडी की बात करें तो? जी फातिमा, बिल्कुल इस तरीके से भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है इस विधानसभा चुनाव में। और तेजस्वी जो है लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार पर सवाल उठाते आए हैं। और कल तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी कि बिहार में किस तरीके से जो है वित्तीय वर्ष में इस बार जो है 6 कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें 76,222 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। और उसमें सारी योजनाओं में जो है टेंडर सरकार करवा रही है और टेंडर के माध्यम से बिहार सरकार के मंत्रियों को 30% कमीशन यहाँ पहुंचता है और उस कमीशन से यहाँ पे जो है चुनाव लड़ने की सरकार तैयारी कर रही है। तो इसके बाद जो है बिहार में सियासत गर्म हो गई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के तमाम जो लोग हैं वो तेजस्वी पे हमलावर हो चुके हैं। यहाँ पे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आज किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब वो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने किस तरीके से अपने फायदे की कंपनी को बिना काम किए हुए 16-17 करोड़ का भुगतान किया था। और उसके बाद कई तरह के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि लालू परिवार जो है किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और उन्होंने नौकरी के बदले जमीन मामले का भी जिक्र किया। और जिस तरीके से तेजस्वी ईडी और सीबीआई के रडार पे है, वैसे में तेजस्वी को भ्रष्टाचार पे तो बोलने का कोई हक नहीं बनता है। जी फातिमा, इस वार और पलटवार के बीच आगे आरजेडी की रणनीति क्या रहने वाली है? जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पे सरकार पे हमलावर है, उस तरीके से सरकार भी रणनीति बना रही है। और बिहार में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ऐसा चेहरा है कि वो लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं और उनके ऊपर आज तक एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो ये छवि है जिसको जो है बिहार में एनडीए बनाते हुए नजर आ रही है। और दूसरी तरफ से महागठबंधन के जो मुखिया है तेजस्वी यादव, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर बात करें एनडीए जो है यहाँ महागठबंधन पे काफी हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी है जो लगातार ये अपनी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें चुनाव पोस्टरों से तो
धीरे धीरे करके लालू परिवार के सारे लोगों को हटाया जा रहा है और तेजस्वी सिर्फ अपने नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी भी अपने परिवार के ऊपर जो दाग लगा हुआ है और महागठबंधन के ऊपर जो दाग लगा है उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी खुद फिरते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो सवाल उठाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो आरोप का पलटवार होने लगता है तो वो कहीं ना कहीं से तेजस्वी अपने बुने हुए जाल में खुद उलझते हुए नजर आते हैं। जी फातिमा, वार और पलटवार के बीच एनडीए किस तरीके से अब आगे का रुख अपनाएगा, क्योंकि साफ तो कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इससे सुरजीत आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात एनडीए लगातार करता आ रहा है और ये इस बात को तेजस्वी के साथ साथ पूरा विपक्ष और पूरा बिहार जानता है कि बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक समीकरण है और जातीय समीकरण है, उस समीकरण के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उस गठबंधन की यहाँ की सरकार बननी तय मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम तेजस्वी के कुछ बयानों को देखें या फिर उनके सारे जो क्रियाकलाप होते हैं उसपे तो एक तरफ से वो दिखते हैं कि हाँ वो एनडीए पे काफी हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो वो सॉफ्ट टारगेट पे मुख्यमंत्री रहते हैं और मुख्यमंत्री पे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे तेजस्वी यादव कोई सीधा आरोप नहीं लगाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव को भी पता है कि अगर बिहार में विधानसभा की चुनावी नैया पार लगानी है तो हमको नीतीश कुमार का साथ चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए जो है लगातार तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए में दरार आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है किसी भी तरह से पाला बदल के उनके साथ आए और उनकी जो चुनावी नैया है पार करना आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भ्रष्टाचार अब मुद्दा बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।